सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी। नमस्ते छात्रों, आज मैं फिर से आपसे मिलने आई हूँ एक नई विदा लेकर। कक्षा 10वीं विषय हिंदी इकाई पहली का नवा पाठ रीढ़ की हड्डी, इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ये जो पाठ है इसकी विधा है एकांकी, जिसके पहले हमने देखा था कविताएं देखी है, गद्य देखे हैं, गज़ल, हैकू, निबंध देखे, व्यंग्यात्मक पाठ देखे। उसी तरह ये पाठ है एकांकी। इसमें संभाषण है, संवादात्मकता है। देखते हैं लेखक का परिचय। देखो छात्र, परिचय में ये जो है जगदीश चंद्र माथुर, ये इनका चित्र है, इनका फोटो है। इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ है 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 1978 में हुई है। परिचय इनका, जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार है और एक संस्कृति पुरुष थे। उसके साथ साथ आकाशवाणी में उन्होंने काम किया है और इन्होंने अपने लेखन से हिंदी साहित्य को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है, जिनमें से कुछ साहित्य यह है। कोणार्क नाम का एक नाटक लिखा है, पहला राजा, उसके बाद भोर का तारा, ये एकांकी, ऐसे बहुत सारी कृतियां यहाँ लिखी हुई है। इस पाठ में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि प्रस्तुत एकांकी जगदीश चंद्र बोस की है। इन्होंने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व दिया है। दकियानुसी, पुराने विचारों, जो समाज है आज का, जो पुराने विचारों पर चलता है, आज भी पुराने विचारों को ही लेकर बैठा हुआ है। तो स्त्री के बारे में जो पुराने विचार है, इस पर प्रहार करते हुए उन्होंने एकांकिका लिखी है। और इस एकांकी में उन्होंने नारी को क्या किया है, सम्मान का महत्व दिया है। यहाँ ये इनका किताब है, ये किताब का नाम है रीढ़ की हड्डी। और ये जो किताब है, इस किताब की जो एकांकिका है वो हम देखेंगे। देखो, ये जो पाठ है, इस पाठ में एकांकी है, इसीलिए इसमें पात्र है। जिस तरह हम नाटक देखने के लिए चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारे पात्र हैं, हर एक को अलग अलग ऐसा पात्र दिया गया होता है और वो अपनी भूमिका अपनी तरह से निभाता है। इसमें भी उमा, ये लड़की है, रामस्वरूप उमा के पिता है, प्रेमा उमा की माँ है, रतन रामस्वरूप का नौकर है, शंकर जो लड़का है जो उमा को देखने के लिए आया है, और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है। तो ये जो पात्र परिचय है, ये पात्र परिचय, और अभी हम देखेंगे कि स्टेज पर पर्दा खुलता है एकांकिका की शुरुआत होती है। देखो, रतन रामस्वरूप का नौकर है। एक कमरा है, ये देखो यहाँ कमरा दिखाई देता है आपको। इस कमरे में रामस्वरूप है, उनकी पत्नी है, उनका नौकर है, और यहाँ एक अधेड़ उम्र के एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। ये जो रामस्वरूप है और ये नौकर है, एक ऐसा तख्त लेकर आते हैं। तख्त में लकड़ी की चौखट रहती है जो बैठने के लिए काम आती है। वो आते हैं और रामस्वरूप उसे कह रहा है, देखो, अरे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दो, उधर। जब हमारे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तो इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ ये करो, ये साफ करो, वो करो, क्योंकि आने वाला हमारे घर को देखकर अच्छा कहे। उसी तरह उनके लड़की को देखने के लिए लड़का आने वाला है, और लड़का आने वाला है, मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए उनकी तैयारी में वो जुड़ गए हैं। तो रामस्वरूप कहते हैं कि अरे धीरे धीरे चल, यहाँ क्या करना है, ये जो तख्त है अच्छी तरह से वहाँ मोड़ दो। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी, तू देर से पहुंचा था क्या। इसी तरह ये जो मालिक है अपना गुस्सा उस नौकर पर निकालते हैं। बिछा दू साहब कहता है, और ये पसीना किस लिए बहाया है। इसी तरह वो नौकर पर चिल्लाता है। रतन तख्त बिछाता है और अपने मालिक को बिना मुंह दिखाए ऐसा हंसता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए कहता है, दरी मीन्स मोटे सूतों वाला बिछावन, उस पर डालने, जैसे हम सोफा सेट रहता है उस पर कवर डालते हैं, उसी तरह जो तख्त है उस पर एक ऐसा कवर डालने के लिए कहते, उठाते हुए कहते, अरे बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी।
रतन दौड़ दौड़ कर चला जाता है। बीबी जी मीन्स उनकी जो पत्नी, उनके कमरे में हारमोनियम है और एक सितार है जो बजाने वाले, जिसमें संगीत निर्माण होता है, वह वाद्य है, वो लेने के लिए पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। नेक्स्ट देखो अभी इन दोनों की बातचीत क्या चल रही है। देखो प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए बैठी हुई है। इन दोनों की एक इकलौती बेटी है और उसे देखने के लिए लड़का आने वाला है। देखो बच्चों, समाज में ये सामाजिक जो संस्कार है ये होता ही है। ये सामाजिक संस्कार में शादी, इस शादी में लड़का लड़की के घर जाता है, दोनों की पसंद होती है। लेकिन जो हमारा समाज है, इस समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, इस प्रथाओं को जो पुराने विचार वाले जो लोग हैं, वो लोग स्त्री का सम्मान नहीं करते, ये बताने की कोशिश आप है। देखो रामस्वरूप कहता है क्या हुआ। प्रेमा कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। जब लड़के को देखने के लिए कोई आता है तो उसे सज सवर कर नीचे आना पड़ता है। तो उसके पति ने उसे कहा था कि अपनी बेटी को अच्छी तरह से सजाना संवरना। तो वो तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाना मीन्स गुस्सा होना। उसे गुस्सा आने लगा है कि मैं क्या बिकने वाली चीज़ हूँ कि सच संवर कर उनके सामने आऊँ, ऐसा उसके मन में विचार चल रहा है शायद। रामस्वरूप कहता है अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है और वह हर तरह जाते हैं, सभा में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी न हो। देखो रामस्वरूप अपने पत्नी से कहते हैं कि उमा को ये कहते हैं कि जरा तुम इस तरह आना कि वो लोग ऐसे हैं कि उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, लेकिन उनकी उमा तो पढ़ी लिखी है, तो उनके सामने तो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा दिखावा करना है। प्रेमा कहते हैं और लड़का, उसकी पत्नी कहते हैं लड़का कितना बड़ा है। तो रामस्वरूप कहता है, दोनों की बातचीत चल रही है, दोनों रामस्वरूप क्या कहते हैं अरे लड़का बीएससी है, उसके बाद लखनऊ में पढ़ता है, वो आगे की पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, और कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा है, क्या करूं, मजबूरी है। देखो हमें तो लड़की की शादी करनी है, तो इसी तरह जो लड़के वाले कहेंगे वैसा ही हमको मानना पड़ेगा। ऐसा ये प्रेमा और रामस्वरूप दोनों पति पत्नी अपने लड़की के बारे में चर्चा कर रही है, जो लड़का उन्हें देखने के लिए आया है। नेक्स्ट तो देखो छात्र, यहाँ रामस्वरूप का घर है, बाहर का ये बरामदा है, वहाँ मेहमान आए हुए देखते हैं हम। रतन उनका जो नौकर है, जो उनकी आवाज़ धीमी आवाज में कहता है बाबूजी बाबूजी। तो रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है। रामस्वरूप को पता चला कि अरे हाँ कोई तो आया है। वो क्या कहते हैं देखो, अरे प्रेमा वे भी आ गए। अपने पत्नी को आवाज़ देते हुए कहते हैं तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, उसे कह दो कि सच सवर कर आओ, थोड़ा गाना भी वो कहने के लिए, गाने के लिए बोलेंगे तो आपको गाना भी गाना है मेहमानों से। इतने में मेहमान सामने आते हे आइए आइए आइए, उनका हंसते हुए वह स्वागत कर रहे हैं। ये देखो यहाँ मेहमान आए हैं और वे हंसते हुए स्वागत कर रहे हैं रामस्वरूप। बापू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? आप मेरे घर पधारे हैं क्या? तुम्हें मेरा मकान का पता अच्छी तरह से मिला? क्या आपको तकलीफ हो गई? तकलीफ मीन्स परेशानी, उर्दू शब्द है, ज़्यादातर उर्दू शब्द है इस पाठ में है। गोपाल प्रसाद खकार कर नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता कैसे मिलता नहीं? अरे तांगे वाले को पता था तुम्हारा घर कहाँ है। रामस्वरूप कहते हाँ। और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है? इतने में ये जो रामस्वरूप है, ये जो लड़का है, लड़का उमा को देखने के लिए आया है और वो इनसे कहते हैं कि शंकर बाबू आप कितने दिन छुट्टी पर आए हुए हैं, ऐसा रामस्वरूप कहते हैं। तो शंकर कहता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया। कॉलेज में छुट्टियां नहीं चल रही है, वीकेंड शनिवार है रविवार है, इसीलिए मैं चला आया हूँ। रामस्वरूप कहता है तो आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर होगा, आपका जो कोर्स चल रहा है कि 1 ही साल बचा होगा? जी यही कोई 2 साल, शंकर कहता है। ये ऐसी बातचीत इनकी हो रही है। रामस्वरूप उनसे कहते हैं साल 2 साल। शंकर फिर से कहता है हाँ जी 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। शायद ये ऐसा लड़का है कि उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है, इसीलिए वह ऐसे ही हंसकर बात टालता है। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहता है अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। देखो लड़के वाले आए हैं और वो अपने बेटे की पढ़ाई की बात चल रही है, तो उसे टालने के लिए
वो क्या कहते हैं कि चलो बिजनेस की बात करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ ये दोनों बैठे हुए, ये लड़का है जो उमा को देखने के लिए आया है, रामस्वरूप है, उनसे बात हो रही है। यहाँ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें कर रहे हैं देखो। रामस्वरूप कहता है चौककर बिजनेस। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये दहेज मांगेंगे, शादी बिजनेस है क्या, ऐसा उन्हें लगता है। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, बाद में बातें करेंगे। गोपाल प्रसाद कहते हैं ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ मीन्स शिष्टाचार। हमारे घर में कोई भी मेहमान आते हैं तो उनके लिए हम पानी लाते हैं, उनके लिए नाश्ता लाते हैं, तो ये एक भारतीय संस्कृति का एक शिष्टाचार है। उसी तरह वो कहते हैं अरे अरे आप क्यों ऐसी तकलीफ करते हैं। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, तकलीफ किस बात की, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है जो आप मेरे घर तशरीफ लाए, आप मेरे घर पधारे हैं, ये इसलिए मैं भाग्यवान हूँ। ऐसा ये गोपाल प्रसाद को देखकर रामस्वरूप कहते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते क्यों, क्या हुआ। वहाँ इनका लड़का बैठा हुआ है और लड़के से बात करते हैं, क्या हुआ। शंकर कहते हैं जी कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहने लगे झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तो करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि तेरी बैकबोन नहीं है। पहले मैंने अपने पार्ट का नाम देखा था, रीढ़ की हड्डी, उसे बैकबोन कहा जाता है। जैसे कि हमारे पीठ में जो अंत वाली जो हड्डी होती है, उस हड्डी पर ही पूरा शरीर खड़ा रहता है। शायद इसे शारीरिक व्यंग्य है, वो अच्छी तरह से बैठ नहीं रहा है, तो चुपके से उसके पिताजी उसे कहते हैं कि अरे अच्छी तरह से बैठ, तेरे जो दोस्त है इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे लड़के को बैकबोन नहीं है। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर आए हैं, रखी है, और गोपाल प्रसाद कहते हैं आखिर आप माने ही नहीं, आपने हमारे लिए ये नाश्ता लाया। रामस्वरूप कहने लगे, चाय प्याले में डालते हुए कहते लगे हाँ 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 हाँ, आपको कितने चाय कितनी चीनी चाहिए। आपको हिंदुस्तानी चाय पसंद है या विलायती चाय पसंद है। विलायती मीन्स पाश्चिमात्य चाय या हमारी हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद कहते नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। ऐसा गोपाल प्रसाद कहते हैं क्योंकि वो लड़के वाले हैं, तो इसी तरह आदेश देंगे। शंकर जो उनका लड़का है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी। बीच में ही लड़का कहता है कि जो ज़्यादा चीनी लेता है उस पर टैक्स लगाने वाले हैं। शायद अपने पिता को वो व्यंग्य करता है क्योंकि वो ज़्यादा चीनी लेते हैं। चीनी में शक्कर। नेक्स्ट देखो यहाँ ये माहौल है, उनके हॉल में बैठे हुए हैं ये दोनों, यहाँ नाश्ता है और चाय और शक्कर चीनी की बात चल रही है। क्या हुआ है देखो, गोपाल प्रसाद कहने लगे चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार बस एक ही टैक्स लगाता है। छात्रों आपको पता है टैक्स मीन्स लगान। जो बिजनेस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, इनके कार्य पर सरकार टैक्स लगाता है और ये टैक्स लगता है तब बाकी लोगों की आमदनी बढ़ती है। तो ये लोग इस सरकार के टैक्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। रामस्वरूप कहने लगे, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहने लगे कि ये लो चाय का प्याला। वह क्या? तो गोपाल प्रसाद कहते खूबसूरती पर टैक्स। खूबसूरती में छात्रों सुंदरता, उनका व्यंग्य चल रहा है और वो कहने लगे मजाक नहीं साहब, ये टैक्स है, जनाब की देने वाले चू भी नहीं करेंगे। खूबसूरती पर अगर टैक्स करेंगे तो देने वाले उसका विरोध भी नहीं करेंगे। चू भी न करना, शांत रहना, विरोध न करना। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए कहने लगे वाह, आपने खूब सोचा। वाकई आजकल खूबसूरती पर सवाल बेढप हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो ये कभी उठा ही नहीं था। जब हमारा ज़माना था तो खूबसूरती को लेकर कोई भी कुछ, अभी यहाँ हम ये भी ले सकते हैं कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। पहले के ज़माने में खूबसूरती की ओर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस ज़माने में खूबसूरती पर ध्यान देते। लेकिन ये खूबसूरती का शब्द उन्होंने टैक्स के बारे में लगाया है कि गवर्नमेंट अगर खूबसूरती पर टैक्स लगाए तो कितना अच्छा होगा। ऐसी इनकी बातचीत चल रही है। इतने में गोपाल प्रसाद कहते हैं ये कभी नहीं साहब, कभी नहीं। समोसा उठाते हैं, देखो हाथ में समोसा लिया है और दोनों जो टैक्स के बारे में बातचीत है उसमें कह रहे हैं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब होना मीन्स मुंह उनकी ओर करना, शंकर की ओर मुंह करके वो बोलने लगे। क्या करने लगे देखो, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? क्योंकि ये जमाई है, होने वाला जमाई है, तो उन्हें प्रश्न पूछा जाता है आपका क्या ख्याल है इस टैक्स के बारे में। तो शंकर कहता है किस मामले में?
देखो उसका ध्यान ही नहीं है क्या बातचीत चल रही है। राम स्वरूप कहते यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। शंकर को वह कहते हैं कि अभी शादी पर बात आती है कि शादी करते हैं तो अब लड़की सुंदर होनी चाहिए या नहीं, आपका क्या ख्याल है। गोपाल प्रसाद कहते हैं बीच में, ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है और जायचा तो मिल ही गया होगा। छात्रों, जायचा में जन्म पत्र, पहले के ज़माने में लड़की और लड़कों का जन्म पत्र निकाला जाता है, उनसे कुछ बातें होती है, ये मिलजुल कर उनकी शादी हो जाती थी। तो यहाँ भी गोपाल स्वरूप लड़के वाले हैं, गोपाल प्रसाद लड़के वाले हैं और वो कहने लगे खूबसूरत तो होना ही चाहिए, जैसे कि निहायत मीन्स अधिक जरूरी है, लड़की को सुंदर होना अधिक जरूरी है और उसके साथ साथ उसका जन्म पत्र भी चाहिए। तो ये जो उबा है उसके पिता रामस्वरूप क्या कहते, देखो जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है। ठाकुर जी में श्री कृष्ण को ठाकुर जी कहते हैं, राजस्थान में, गुजरात में उन्हें ठाकुर जी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण के ईश्वर के चरणों में उनका जो जायचा है जन्म पत्र रखा दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ऐसा राम स्वरूप अपने बेटे के बारे में कहने लगे। ऐसी बातचीत यहाँ होने लगी। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अरे जायचा नहीं है, ठाकुर जी के चरणों में रखा हुआ है, तो वो गंभीर होते हैं, विचार करते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले तो बस। देखो अभी यहाँ से शुरू होता है कि जब लड़की को देखने के लिए आते हैं तो पहली बात क्या है, कितनी भी चाहे पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, उसे क्या आना चाहिए, सिलाई आनी चाहिए। क्या सिलाई करके ये आज किस लिए आगे जाने वाली है, उसे और कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ जो लेखक है, लेखक ने इस बात पर क्या किया है, विरोध किया है। रामस्वरूप हंसता है और फिर मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से अपने पत्नी को आवाज देते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना, अभी नाश्ता तो हो गया है, थोड़ा पान लाना है। भारतीय संस्कृति में यही है, चाय नाश्ता दूध पान वगैरह ऐसी जो है खान पान ये देना ही है, उसी तरह वो कहते हैं। इतने में क्या होता है, उनकी लड़की, देखो यहाँ लड़की यहाँ पान की तश्तरी लेकर आई हुई है और वह उसका जो सर है वो पल्लू से ढका हुआ है, इसलिए उसका चेहरा लड़के वालों को दिख नहीं रहा है। और इतने में क्या होता है, चेहरे पर का जो पल्लू है ये उड़ गया है, देखो यहाँ उड़ गया है। उड़ जाने के बाद नाक पर रखा हुआ जो चश्मा है, रिम वाला चश्मा दिखता है और बाप बेटे चौंक जाते, देखो यहाँ चौंक जाए, अरे लड़की को चश्मा है। उन्हें ऐसा लगा कि ज़्यादा पढ़ी लिखी है, शायद पढ़ाई करते करते इसे चश्मा लगा है इसीलिए। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ कहते चश्मा, लड़की को चश्मा, ये देखकर वो चौंक जाते हैं। रामस्वरूप सक पकाकर मीन्स उन्हें ऐसा लगता है, अरे बाप रे, इन्हें पता चला क्या कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी, तो मैंने तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। वह अपनी बातें गोपाल प्रसाद को कहते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, पढ़ाई की बात की वजह से तो नहीं है कुछ, पढ़ाई के बात की वजह से इन्हें चश्मा लगता है ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जब पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते तो उनको चश्मा लगता है, एक ऐसा समाज में ये हो रहा था, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि पढ़ाई की है इसीलिए चश्मा लगाया है। देखो इस चित्र में हमें दिखाई देता है, दोनों कैसे देख रहे हैं, चौंक कर उसका चश्मा देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है। लेकिन राम स्वरूप क्या कहते हैं कि ये लड़के वाले हैं, मेरे लड़के की शादी होनी चाहिए, उसे अच्छा लड़का मिलने चाहिए, इसलिए वो उनकी पढ़ाई छुपाते हैं। तो यहाँ एक ऐसा बाप है जो समाज के लिए अपने बेटी की पढ़ाई छुपा रहा है। यहाँ ये उमा है, ये परिवार, ये रामस्वरूप यहाँ खड़ा है, गोपाल प्रसाद और उनका जो बेटा शंकर जो इसे देखने आया है और उनकी बातचीत शुरू हो रही है, देखते हैं। रामस्वरूप कहता है, नहीं साहब वो तो मैंने अर्ज किया ना, नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ही ऐसा कहा, मैंने ही अर्ज किया है। बैठो बेटी, अभी ये दिखाने का, लड़की दिखाने का जो समारोह है वो शुरू हो गया है। बेटी को बैठने के लिए कहा जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ माँ, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। ये जो तख्त है, जो चौकट थे उन्होंने पहले रखी हुई थी, जिसमें बिछौना जो मोटे सूत वाला जो बिछाया था वो, और उस पर वो जाकर बैठती है जहाँ बाजा है। गोपाल प्रसाद कहते हैं,
चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। अभी देखो उसे पहले क्या करते थे कि जब लड़की को देखने के लिए आते थे तो वो चलकर चली जाती है, तो चलकर जाती है तो उसकी वो कैसे चलती है, लंगड़ी है लूली है, ये देखने के लिए गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ चाल में तो कोई खराबी नहीं है, छवि में चेहरा भी अच्छा है, तेज है चेहरे पर, हाँ कुछ गाना बजाना जानते हो, ऐसा वो उमा से कहते हैं। रामस्वरूप हाँ जी हाँ, सितार और बाजा भी। लड़के के पिता तो अपने लड़की की बहुत सारी विशेषता ही बताते हैं कि कितने गुण है मेरे बेटी में। सुनाओ तो एक आध गीत सितार के साथ। उमा को वो कहते चलो बेटी एक गीत सुनाओ। तो उमा सितार पर मीरा का एक मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, ये जो भजन है वो सुनाती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है। अभी लड़का लड़की देखने के लिए आते हैं तो एक दूसरे की आंखें मिल जाती है। आंखें झेप जाना में शर्माना, वो शर्म कर अपनी आंखें नीचे लाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। गाते गाते जब शंकर की ओर वो देखती है तो वह शर्म के मारे उसकी आंखें झुक जाती है और उसका गाना वहाँ रुक जाता है। रामस्वरूप कहते क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो ना बेटा। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं नहीं साहब काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छी गाती है, तो इसकी आवाज़ अच्छी है, वो गाना अच्छा गाती है, ये दोनों भी कहने लगे। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है कि चलो अभी मेरा काम हो गया है, मुझे जाना चाहिए। तो लड़के के पिता गोपाल प्रसाद फिर से कहने लगे अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहने लगे थोड़ा और बैठी रहो उमा, अपने बेटी से कहते हैं। उमा बैठती है। फिर प्रश्न पूछा जाता है तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग क्या कुछ सीखी है, क्या पेंटिंग वगैरह करती है तू? सिलाई करो, पेंटिंग करो, खाना पकाओ, कैसे चलती है, क्या करती है, इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न सिर्फ लड़कियों को ही पूछे जाते थे, लड़कों को नहीं। तो ये एक सामाजिक रूढ़ियाँ थी हमारे इस देश में। इस सामाजिक रूढ़ियों का विरोध करने का कार्य इस एकांकिका द्वारा जगदीश चंद्र माथुर ने किया है। आगे देखते हैं। इस तरह ये उनसे प्रश्न पूछने लगे हैं। उमा भी वहाँ खड़ी है और वो किस तरह इनके प्रश्नों का उत्तर देती है। पहले ही उनके पिताजी कहते हैं हाँ हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो यहाँ पेंटिंग लगाई हुई है ना, ये देखो चित्र दिखाई देता है, कुत्ते की पेंटिंग है ना, वो मेरे बेटी ने ही बनाई हुई है। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? फिर लड़के के पिता कहने लगे हाँ पेंटिंग तो अच्छी दिखती है, सिलाई करती है क्या कुछ? रामस्वरूप के सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हाँ देखो मेरे कमीजें मेरे कपड़े सब इसलिए ही सिलाए हैं। इसी तरह अपने बेटी की जो गुण विशेषता बताते हैं। तो होने वाले ससुर गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम जीते हैं क्या? लो कर लो बात। अभी ये कहने लगे बेटी तुमने इनाम जीते हैं क्या? पहले तो कहते पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, अभी कहते हैं इनाम वगैरह जीते हैं क्या? इसी तरह उससे बात करने लगे हैं। उससे बात करने लगे। क्या बात करने लगे? उमा चुप, इशारे के लिए खांसते हैं। उसके पिताजी खांसते हैं। देखो यहाँ ये खांसते हुए दिखाई गया चित्र है कि कुछ बोलो, ऐसा उसे उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद की ओर उठते और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं जवाब दो उमा। हाँ जरा शर्माती है मेरी बेटी। बेचारी उमा वैसे ही खड़ी है और उसके पिताजी उसे कहते हैं कि उमा जवाब दो। लड़के वाले पूछने लगे हैं। उसे ऐसा लगा अगर बेटी ने जवाब नहीं दिया तो ये रिश्ता हाथ से चला जाएगा और मैं क्या करूँगा। गोपाल प्रसाद जरा रुकी आवाज में कहते जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? लड़की कैसे बोलती है ये तो मुझे देखने दो। रामस्वरूप कहते हैं ऐसा तो उमा के हल्की लेकिन मजबूत आवाज में कहती है देखो यहाँ तक जो उमा चुप बैठी थी, जो लड़के वाले पूछते थे वह सब बता देती थी। अभी वह अपनी जबान से बोलने लगी। कैसे? देखो क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता। देखो जब हम किसी दुकान में, फर्नीचर की दुकान में कुर्सी या मेज या टेबल खरीदने के लिए चले जाते थे, उससे पूछते हैं कुर्सी तो ऐसी है, ये टेबल ऐसा पूछते हैं क्या? कितना दाम है? खरीदते हैं? बातचीत होती है क्या? नहीं होती है। खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छी है वरना नहीं। देखो यहाँ ये लड़की है और वह कहने लगी कि मैं क्या कुर्सी हूँ, मैं क्या कोई खरीदारी
चीज़ हूँ कि जो आप इस तरह बातें करने लगे। जब दुकान में चले जाते हो तो इन चीज़ों का क्या दाम है, बस इतना ही पूछते और लेके जाते हो। देखो इसी तरह यह बात का जवाब देने लगी है। कैसे देने लगी है देखो, राम स्वरूप कहते हैं उमा उमा। वो डरने लगे, बाप रे बेटी ने अगर इतनी बड़ी आवाज में उत्तर दिया तो ये रिश्ता क्या करें हम। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, बाबूजी मुझे बोलने दीजिए, बस हो गया। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया क्या? तुम्हारी बेटी कैसे उत्तर देती है मुझे चढ़ी आवाज में, क्या इसीलिए मुझे बुलाया है यहाँ? उमा तेज आवाज में कहती, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती? उमा कहती है गोपाल प्रसाद से कि आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, क्या कर रही है? सिलाई कर रही है, पेंटिंग आती है क्या? क्या कुछ इनाम मिला है क्या? क्या आपने हमारा नाप तोल नहीं किया है? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? ऐसा ये लड़की जो है वह कहती है। शंकर कहने लगे बाबूजी चलिए। शंकर जो देखने के लिए आया था वो कहता है कि बाबूजी चलिए चलिए। गोपाल प्रसाद कहने लगे क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जब ऐसी बातें ये उमा कहती है तो गोपाल प्रसाद को शक होता है कि ये सचमुच पढ़ी लिखी लड़की है, और वो कहता है क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? उमा कहती है जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। इसी तरह ये जो लड़के वाले हैं उनको वो जवाब देती है और कहती है कि मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ और मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, मैंने पढ़ाई की तो। ऐसा ये उमा जो रिश्तेदार आए हैं, रिश्ते वाले आए हैं, उनसे जवाब देती है। कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झोंक कर कायरता दिखाइए। तुम्हारा लड़का कैसे पता है? अब तक तुम सिर्फ राम स्वरूप के बेटी मिस उमा के लिए प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा बेटा है ये किस तरह का लड़का है जो हॉस्टल में जहाँ लड़कियां रहती है वहाँ ताकझाक करने के लिए देखने के लिए चला जाता है? और मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि किस तरह नौकरानी के पैरों को पकड़कर मुंह छुपाकर भागे थे। ये जो तुम्हारा जो लड़का है, ये जो शंकर है जो बीएससी हो गया है, ये कॉलेज में किस तरह बेइज्जत होकर भाग गया था, वो भी नौकरानी से। इस तरह शंकर के बारे में उमा सब कुछ जानती है। पहले वो चुप बैठी थी क्योंकि समाज ही ऐसा था। जो उसके पिता थे राम स्वरूप ने उसे कहा था कि बेटी ज़्यादा मत कुछ कहना है क्योंकि तुम्हारी शादी होनी ज़रूरी है, इसलिए वो चुप बैठी थी। लेकिन जब बात इज्जत पर आती है तब वो क्या कहती है कि तुम्हारा बेटा किस तरह का है। राम स्वरूप अपने बेटी को कहते उमा उमा कुछ कहना नहीं, उसी तरह उसे आवाज़ देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। ये जो लड़के का पिता है गुस्से में आकर कहता है राम स्वरूप आपने मुझसे दगा किया है, आपने बात छुपाई है। आपकी लड़की बीए पास है और हमें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उनकी शादी उनके लिए ऐसे लड़के नहीं मिल रहे थे। तो राम स्वरूप ने सोचा कि चलो ये पढ़ाई है उसकी हम छुपा के रखते हैं, मैट्रिक पास हो गई बस इतना ही कहते हैं। दरवाजे की ओर दोनों बढ़ने लगते हैं। उमा कहती जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यहाँ पता लगाए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। और फिर वो कहती है कि यहाँ ये जो रीढ़ की हड्डी हम दो अर्थों में ले सकते हैं। पहले उसका शारीरिक व्यंग जो सीधी तरह कुर्सी पर बैठ नहीं रहा है, ये शारीरिक व्यंग्य है। लेकिन दूसरे अर्थ में हम ये लेते हैं कि उसका बैकबोन कौन है, ये पिता इसका बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी उसका आधार है। वह लड़के की मर्जी सिर्फ इस पिता पर ही है, लड़के में कुछ नहीं, कुछ गुण नहीं है। ऐसा वो कहती है कि आगे चलकर ये तुम्हारा लड़का सिर्फ पिता की बातें सुनेगा। इसी तरह बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और उनके लड़के के इसी तरह लड़का और जो शंकर और गोपाल प्रसाद है वो चले जाते हैं। और उमा एक ऐसी स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है जो आज के समाज की जो स्त्री है। देखो रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकिका है। इसका उद्देश्य क्या है? इस एकांकिका का वो देखेंगे। एकांकी है, लेखक ने समाज के रूढ़ियों पर प्रहार किया है। समाज में जो रूढ़ियाँ चल रही थी कि स्त्रियाँ पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों को आगे नहीं, सिर्फ सिलाई बुनाई घर का ही काम करे, वो चार दीवारों के अंदर ही रहे। लेकिन जब वो बोलती है तब पता चलता है कि स्त्री शक्ति क्या है। तो उसने इस तरह का जो रिश्ता आया था उसे क्या किया है? दुत्कार दिया है। लेखक ने समाज के रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए
यहाँ बताया गया है कि अपने पुत्र के दोषों को न देखने वाले मनुष्य भी लड़की के गुण दोषों की कितनी छानबीन करते हैं। जो अभी छात्रों हमने देखा इस पाठ में कि किस तरह छानबीन कर रहे थे, क्या क्या उसे पूछा जाता था। लोगों का प्रतिनिधित्व गोपाल प्रसाद करते हैं। उमा के व्यक्तित्व के समक्ष शंकर नगण्य है। ये जो शंकर उमा को देखने आया था, क्या शंकर के लायक उमा है या उमा के लायक शंकर है? शंकर एक ही गुण में उमा के लायक पति नहीं था। वह सिर्फ कौन था? एक चरित्रहीन लड़का था। वह अपने पत्नी को इस तरह का सम्मान देने वाला नहीं था। आज के समाज में जो स्त्री है, जो आज सर उठाकर जी रही है, वह उमा है। साहसी है, आज की स्त्री साहसी है, निडर है, आत्मसम्मान है, उसमें स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह ये उमा आज के समाज में स्त्री का प्रतिनिधित्व करने वाली है। सचमुच जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस पाठ में हमें सामाजिक रूढ़ियाँ, जो स्त्री को कभी भी अपने पैरों तले दबाए, उसका जो अधिकार, उसे गुलाम बनाया था, लेकिन आज वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वह आगे बढ़ चुकी है और वह अपना खुद का फैसला खुद ले सकती है, ये बताने की कोशिश इस पाठ से की गई है। तो चलो छात्रों, फिर से हम देखते हैं ये जो पाठ है इस पर भी आपको 8 अंकों की कृतियाँ आ सकती है परीक्षा के लिए। देखो छात्रों, इस तरह की कृतियाँ आ सकती है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। अभी संजाल कैसे पूर्ण करना है? इस पाठ में आए गए रिश्ते बताए गए। मैंने उत्तर कुछ लिखे हैं। राम स्वरूप और उमा का रिश्ता क्या है? पिता और बेटी। राम पति पत्नी कौन है? राम स्वरूप और प्रेमा है। गलती से उमा लिखा गया है। उसके बाद बाप बेटे चौक पड़े, उमा को चश्मा लगा, इसका कारण लिखना है। क्रुदंत शब्द जैसे कि सीने, सीने वाला, तब क्रुदंत शब्द मीन्स क्या है कि जिसके पीछे प्रत्यय लगाया जाता है उसे क्रुदंत शब्द कहते हैं। समझना, समझदार, चाहना, चाहत, जो क्रिया के शब्द होते हैं वो क्रिया के शब्द क्रुदंत शब्द कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ जो शब्द युग्म है, पढ़े लिखे या पेंटिंग वेंटिंग, इसी तरह आपको उत्तर लिखना है। और अंत में सुनी पड़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण कीजिए। जो अंधविश्वास है और वैज्ञानिकता, इसका एक समोपचार से आपको क्या करना है? विश्लेषण करना है। और इसी तरह ये पाठ खत्म हुआ है। आपको भी इस उमा की तरह सक्षम बनना है। धन्यवाद।